Hello guys, welcome to NKL classes. My name is नवल किशोर लोधी एंड सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैं आपको लाइव क्लासेस नहीं दे पाया और इसलिए मुझे यह वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज बेसिकली हम सीखेंगे कि किसी भी एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से किस प्रकार हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ डिटेल पहले ही नोट डाउन की है। सबसे पहले मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता हूँ और हाँ, मेरी कोशिश रहेगी आगे भी कि अगर ऑनलाइन मतलब लाइव आने में अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली फिर मैं अपने एंड से कोशिश किया करूँगा कि ऑफलाइन ही पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ और फिर उसके बाद उसे अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, राइट। तो अभी कुछ वेबकैम से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उसमें व्यू प्रॉपर नहीं आ रहा था, केवल पोर्ट्रेट व्यू आ रहा था, वो भी लिमिटेड स्क्रीन के साथ, मतलब फुल स्क्रीन नहीं आ रही थी। उसकी वजह से हमें यहाँ पर लाइव क्लास प्रोवाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। हालांकि ये प्रॉब्लम केवल यूट्यूब पर ही हो रही है, बाकी दूसरे जो ऐप हैं जैसे कि गूगल मीट है या फिर जूम ऐप है उन पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो एनीवे लीव इट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपने हमेशा से ही जो टेंस पढ़े होंगे वो नॉर्मली आपको एक्टिव वॉइस में पढ़ाए जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू या फिर डज, राइट। या तो आप एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का उपयोग करेंगे और अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी होती है। तब उस केस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब में एस और ईएस लग जाते हैं और वहीं पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव वर्ड ना दिया गया हो, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है तो हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जब हमें कोई एक प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया हो, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है तो हम मेन वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगा देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और इनका यूज हम केवल और केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अगर सेंटेंस लिखा है और उसे आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर यूज करनी होगी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, पैसिव वॉइस में हम हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। पैसिव वॉइस में हमेशा आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा और ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती, ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं होगा जिसमें पैसिव वॉइस में किसी ना किसी प्रकार की कोई ऑक्सिलरी वर्ब या फिर अगर मैं कहूँ तो सहायक क्रिया का उपयोग ना किया गया हो। वो हो सकता है कि कोई मॉडल वर्ब हो या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है तो उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी और साथ ही साथ हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीइंग भी लगाना होगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। सेम उसी प्रकार से अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो एक्टिव वॉइस में आप हैज या फिर हैव का उपयोग करते हैं और जब आप इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हैज बीन और हैव बीन हो जाते हैं। याद रखना, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हैज हैव यूज होता है और इसी टेंस के लिए मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही जब आप पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन, हैव बीन। सेम आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की ओर। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम या तो हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं अगर कोई नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब डिड
और अगर कोई एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो अगर आपको कोई भी एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, तो जब आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी वाज, वर। सेम उसी प्रकार से अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो एक्टिव वॉइस में आपने हमेशा वाज, वर का यूज किया है, लेकिन जब आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाज, वर के साथ में आपको बीइंग लगाना होगा। ये चीज समझ में आई? आगे देखें, पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड, लेकिन जब आप इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आपका पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। टेंस आपका पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, ध्यान रखना। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो एक्टिव वॉइस में हम यूज करते हैं शैल या फिर विल, राइट। एक्टिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, शैल या फिर विल, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में ही तो हेल्पिंग वर्ब होगी शैल बी और विल बी, राइट। सेम उसी प्रकार से अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखें तो एक्टिव वॉइस में या तो आप शैल हैव यूज करते हैं और या फिर विल हैव यूज करते हैं, लेकिन जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो शैल हैव की जगह शैल हैव बीन आ जाएगा और विल हैव की जगह विल हैव बीन आएगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, एक्टिव वॉइस में जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और पैसिव वॉइस में चूंकि हम ऑब्जेक्ट को अधिक महत्व देते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे शुरुआत में उसके अकॉर्डिंग ही ये हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं मॉडल वर्ब की, तो जैसे एक्टिव वॉइस में आप मॉडल वर्ब यूज करते हैं कैन, मे या फिर शुड, वुड या फिर कुड, माइट, इसके अलावा मस्ट और टू नीड। तो ये जितने भी मॉडल वर्ब आप यूज करते हैं उनके साथ में कैन भी, कैन का हो जाएगा कैन भी, मे का हो जाएगा मे भी, शुड का हो जाएगा शुड भी। अगर इसी प्रकार से मस्ट लिखा है तो मस्ट भी हो जाएगा। इसके अलावा माइट लिखा है तो माइट भी हो जाएगा, कुड लिखा है तो कुड भी हो जाएगा, इस प्रकार से। और अगर वहीं पर सेम एक कंडीशन और हो सकती है कि मॉडल वर्ब में आपको एक्टिव वॉइस में जैसे हम कैन के साथ में हैव यूज करते हैं या फिर शुड के साथ में हैव यूज करते हैं, तो अगर आपको कोई भी एक ऐसा सेंटेंस दिया गया है जिसमें एक्टिव वॉइस में कैन हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज किए गए हैं, तो वहां पर आपको इन्हें ट्रांसफॉर्म करके कैन हैव का कैन हैव बीन हो जाएगा, कुड हैव का कुड हैव बीन हो जाएगा, शुड हैव का शुड हैव बीन हो जाएगा, मस्ट हैव का मस्ट हैव बीन हो जाएगा, माइट हैव का माइट हैव बीन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चेंजेस करने होते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये एक्टिव वॉइस के बारे में तो सब कुछ पता होगा। यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस लिख करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, उससे अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर पहले मैं आपको एग्जांपल बाद में बताऊंगा, पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर और बता देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं, एक्टिव वॉइस में आपने हमेशा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा वर्ड, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया है। और अगर यहीं पर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में आपको डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना होगा। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। अब देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं या फिर मॉडल वर्ब यूज करते हैं, और जब हम इसी को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब में ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। तो हमें यहाँ पर जो मैंने ये हेल्पिंग वर्ब लिखी है इन्हें मैं डिनोट करने के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का
ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट लिख देता हूं। यहाँ पर टी का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट, राइट, मतलब ये वाली हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। इसके बाद में आपको एटसेट्रा वर्ड लिखना होता है। क्या लिखना होता है? एटसेट्रा वर्ड। और उसके बाद में आप लास्ट में लिखेंगे बाय के साथ सब्जेक्ट। यहां पर बस एक चीज याद रखिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में दिया गया सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, अगर एक्टिव वॉइस में दिया गया सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, तो जब आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहां पर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, तो एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल टुडे। अब अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहां पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। यहां पर इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। और फुटबॉल क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। और टुडे चूंकि टाइम को बता रहा है इसलिए ये क्या हो गया? एटसेट्रा वर्ड। तो देखो एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर हमने एक्टिव वॉइस के लिए लिखा है। तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो देखो पैसिव वॉइस में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है? फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है? फुटबॉल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? फुटबॉल। इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसफॉर्म करना होता है। अब यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो इज एम किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इज एम के साथ में क्या लगाना होगा आपको? बीइंग। तो यहाँ पर आप देखें फुटबॉल, फुटबॉल भी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज। और इज के साथ में क्या आएगा? बीइंग, राइट। उसके बाद और आगे देखें, अब यहाँ पर हमने देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लिख दिया, इज बीइंग आपका हेल्पिंग वर्ब का ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट हो गया। अब हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखना है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? प्ले। और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर हमने पार्टिसिपल फॉर्म लगाया है, मतलब आईएनजी लगाई है, लेकिन हम पैसिव वॉइस में जब इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो थर्ड फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद में हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लिखना है? एटसेट्रा वर्ड। तो इसमें प्लेस और टाइम आता है। तो यहाँ पर प्लेस तो दिया नहीं गया लेकिन टाइम दिया है। तो टाइम क्या है? टुडे। तो टुडे को लिखेंगे आप, तो टुडे क्या हो गया? एटसेट्रा वर्ड। अब उसके बाद में हमें क्या लिखना है? बाय। और बाय के साथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय और सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम एक नाउन है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? बाय के साथ सब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पर एक चीज आपको मैंने अभी बताई थी कि अगर सपोज यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, यदि वह सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, जैसे सी इज प्लेइंग फुटबॉल, तो सी क्या है? एक प्रोनाउन है। और अगर आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया गया है तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर इसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, राइट। मैं आपको एक बार सभी प्रोनाउनों के ऑब्जेक्टिव केस बता देता हूं। जैसे आई का होता है मी, वी का होता है अस, इसके अलावा यू का होता है यू, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, दे का होता है देम। बाकी अगर कोई नाम लिखा गया है, जैसे राम लिखा था तो हमने राम लिख दिया था, अगर कोई भी नाउन दिया गया तो वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। और अगर इट को एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है तो इट को इट ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें और कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बस ये कुछ प्रोनाउन है जिन्हें हमें चेंज करने की जरूरत होती है। यहाँ पर जो आप केस यूज करते हैं वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है, लेकिन जब इसे आप पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो ये लास्ट में लिखा जाता है और यहाँ पर इसी नॉमिनेटिव केस का आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। ये चीज क्लियर हुई? अब और आगे देखें।
आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको और आगे एक एग्जाम्पल बताता हूं, इससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड they have completed work today। अब यहां पर देखें, मैंने जो दूसरा सेंटेंस लिखा है वो है they have completed work today। तो they क्या हो गया यहां पर सब्जेक्ट, have क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, completed हो गया मेन वर्ब, वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट और टुडे हो गया एटसेट्रा वर्ड, राइट। अब यहां पर आप देखें तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा सेंटेंस स्ट्रक्चर को केवल ध्यान रखिएगा और ये हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती हैं उन्हें ध्यान रखिएगा, तो आपका कभी भी पैसिव वॉइस गलत नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है हमें पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है वर्क, और वर्क क्या है सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर देखो हैज हैव एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और जब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करते हैं तो हैज बीन और हैव बीन आते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास में मैंने अभी आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में जो हम शुरुआत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमने वर्क लिखा है वो सिंगुलर है, और इस सिंगुलर ऑब्जेक्ट के होने की वजह से हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज बीन। तो यहाँ पर देखो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की है हैज बीन। अब उसके बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंप्लीटेड। अब उसके बाद में एटसेट्रा वर्ड लिखें तो एटसेट्रा वर्ड क्या है टुडे, और फिर उसके बाद में बाय के साथ सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है दे, तो बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, क्या हो जाएगा देम। अब एक बात जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर जब हमने एक्टिव वॉइस लिखा था तो ये जो सब्जेक्ट दिया गया है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज की है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब वहीं पर हमारा जब पैसिव वॉइस हमने बनाया तो यहाँ पर जो शुरुआत में ऑब्जेक्ट लिखा है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी इसी प्रकार से यूज किया। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर यहाँ हैज लिखा है तो यहाँ हैज बीन लिख देंगे, हैव लिखा है तो हैव बीन लिख देंगे। ये चीज बिल्कुल गलत है। ये हमेशा यहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो शुरुआत में सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, और पैसिव वॉइस में जो शुरुआत में ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। आगे एक और देखिए, जैसे रामा एंड गीता will have given you something at 3 हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक लंबा सेंटेंस लिखा है ताकि अगर आपको कोई एक इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर देखें, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर रामा एंड गीता, रामा एंड गीता क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट। विल हैव यहाँ पर क्या है हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद गिवन क्या है यहाँ पर मेन वर्ब, यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर समथिंग क्या है ऑब्जेक्ट, और एट 3 o'clock चूंकि एक टाइम है तो ये क्या हो जाएगा एटसेट्रा वर्ड। अब यहाँ पर ये सेंटेंस को बताने का मतलब मेरा ये है कि कई बार आपको ऐसे भी सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जिनमें दो दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों। जैसे यहाँ पर आप देखें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है समथिंग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है यू।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर हम किसी एक प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिख दें तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए मैं ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2 दे देता हूँ, राइट। जब आप इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो आपके पास में बिल्कुल फ्री हैंड होता है। अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट 1 से स्टार्ट करें और अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखें मैं आपको दोनों प्रकार से बताता हूं। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको लिखा है यू से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो ये हो जाएगा यू। अब यू के अकॉर्डिंग यहां पर विल हैव ही आएगा और शैल हैव विल हैव आता है फ्यूचर परफेक्ट में। जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन विल हैव बीन। अब यू के साथ में क्या आएगा, विल हैव बीन, तो यू विल हैव बीन। अब इसके बाद गिवन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही लिखा हुआ है तो हम इसे थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इसके बाद में अब देखो यहाँ पर हमने क्या क्या लिख लिया है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिख लिया है, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म लिख लिया है, यहाँ पर हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लिया है। अब उसके बाद में जैसे मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर में मेन वर्ब के बाद में एटसेट्रा वर्ड आता है, लेकिन अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों तो जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट आता है वो मेन वर्ब और एटसेट्रा वर्ड से पहले ही आ जाएगा। तो आपने यू को यहाँ पर लिख दिया है तो अब आपका बचा क्या, समथिंग। तो आप यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, गिवन के बाद में आएगा समथिंग, क्या आएगा, समथिंग, राइट। और उसके बाद में फिर आएगा एटसेट्रा वर्ड। तो एटसेट्रा वर्ड क्या है, एट 3 o'clock, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा एट 3 o'clock और उसके बाद में अब आपको लिखना होता है बाय के साथ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रामा एंड गीता, तो बाय रामा एंड गीता। अब देखें यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट नंबर 1 शुरुआत में लिख लिया था और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट नंबर 2 लिखा है, राइट। और उसके बाद में फिर एटसेट्रा वर्ड लिखा है और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर बाय के साथ में क्या लिखा है, सब्जेक्ट। अगर मैं इसी सेंटेंस को दूसरे प्रकार से बनाना चाहूं तो ये ऐसे भी बन सकता है। देखिए एक प्रकार से और बन जाएगा, जैसे अभी हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1 को पहले लिखा है, सेम उसी प्रकार से हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 को भी लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है आपका समथिंग। अब यहाँ पर भी समथिंग के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो समथिंग के साथ भी विल हैव भी नहीं आएगा क्योंकि शैल हैव बीन केवल और केवल आई और वी के साथ में यूज किया जाता है। तो समथिंग विल हैव बीन। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नंबर क्या हो गया, 2, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट। इसके बाद में हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है तो हो जाएगा गिवन। अब इसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट नंबर 2 को तो यूज कर चुके हो, अब आपका रिमेनिंग ऑब्जेक्ट क्या, यू, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2u, राइट। और उसके बाद में फिर आपका एटसेट्रा वर्ड आ जाएगा एट 3 o'clock बाय रामा एंड गीता, राइट। अब एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कई बार ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रकार से जब बनाते हैं तो गलती करते हैं। एक रूल पढ़ाया जाता है इंग्लिश ग्रामर में, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं और उसके बाद में अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन टू का उपयोग करना होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज आपका पैसिव वॉइस गलत हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लिखते हैं और उसके बाद में आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू का उपयोग किया जाएगा। तो ये आपको मैंने 3 सेंटेंसेस के टाइप बता दिए, इसी प्रकार से आप और भी बनाएंगे। अब एक मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का और बता देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और अवश्य कहूंगा कि आपको अगर हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है
तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800570162। हम केवल और केवल ऑफलाइन बैचेस कंपटीशन के लिए केवल और केवल खोड़ा में देते हैं, और वो भी कालू सीमेंट एजेंसी पर। तो ऑफलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ें। अब यहाँ पर आपको मैं फोर्थ सेंटेंस बताता हूँ। जैसे मान लें मैं एक नेगेटिव सेंटेंस देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। जैसे आई कैन नॉट डू दिस वर्क। यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा आई कैन नॉट डू दिस वर्क। तो यहां पर आप देख रहे हैं आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, कैन हो गया आपका मॉडल वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब के तरह ही माना जाता है क्योंकि ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। नेगेटिव वर्ड क्या हो गया आपका नॉट, डू हो गया आपका मेन वर्ब, डू हो गया आपका मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और दिस वर्ब क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी एक मॉडल दिया गया हो तो आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते साथ उसके साथ में बी लगा देंगे। तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दिस वर्क। अब यहाँ पर कैन को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे कैन बी में, तो यहाँ पर देखो दो पार्ट हो रहे हैं, कैन और बी। अब मैंने आपको ट्रांसलेशन जब पढ़ाया था, जब टेंस पढ़ाए थे, उस समय ये आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब में दो या दो से अधिक पार्ट बन जाते हैं, जैसे ये देखो कैन बी आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसमें दो पार्ट हैं कैन और बी, तो इन दोनों के बीच में ही आपको नॉट लगाना होता है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट होगा उसके बाद में आपको नॉट लगाना होगा, उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर कुड हैव बीन लिखा है, अगर आप कुड हैव बीन में नॉट लगाना चाहते हैं तो नॉट लगेगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा कुड नॉट हैव बीन। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर नॉट लगेगा माइट नॉट हैव बीन, राइट, शुड नॉट हैव बीन, इस प्रकार से आएगा। तो दिस वर्क कैन नॉट बी, फिर अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा डन, और फिर बाय के साथ सब्जेक्ट लिखें तो बाय मी। ये आपका ट्रांसलेशन बन गया, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आई कैन नॉट डू दिस वर्क को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय मी। एक और बताता हूं, सबसे अधिक जो कंफ्यूजन बनती है पैसिव वॉइस बनाते समय वो केवल और केवल तब होती है, जैसे अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब दी गई है, अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप आसानी से इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करके उसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाती है जब आपको हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो। तो एक चीज याद रखना, हेल्पिंग वर्ब अगर आपको एक्टिव वॉइस में नहीं दी गई होगी तो वो केवल और केवल दो ही टेंस होंगे। पहला वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट, मैंने ये गलत लगा दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा वो, राइट। और पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, तभी वो पॉसिबिलिटी होगी जहां पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया होगा। तो एक चीज याद रखें, अगर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है तो आप समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, और जब आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज या फिर वर्ब। ये चीज समझिए। जैसे यहां पर देखें, दे इन्फॉर्म्ड मी, तो यहां पर दे हो गया सब्जेक्ट, इन्फॉर्म्ड हो गया मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यहां पर मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मी आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है। तो जब आप इसे पैसिव वॉइस में शुरुआत में लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव केस से नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा। मतलब मी का आपको क्या लिखना होगा, आई। अगर यहाँ पर हिम लिखा होता तो क्या आ जाता, ही। यहाँ पर अगर हर लिखा होता तो आ जाता सी। यहाँ पर अगर अस लिखा होता तो यहाँ आ जाता वी, राइट। ये चीज आपको आई होप की समझ में आ गई होगी। अब चूंकि यहाँ पर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, वॉज वर्ब। तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज, राइट। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखें तो इन्फॉर्म का सेकंड और थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड ही होता है, और उसके बाद में एटसेट्रा वर्ड है नहीं,
तो आप बाय के साथ सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का क्या हो जाएगा, देम, राइट। और दूसरी कंडीशन बनती है तब, मतलब अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तो दूसरी कंडीशन जो होगी वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है तो उसमें मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी और या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही एस या फिर ईएस लगा होगा। तो ये चीज याद रखना, अगर फर्स्ट फॉर्म है या फिर मेन वर्ब में एस ईएस लगा है तो जब आप उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब एजएमआर हो जाएगा। जैसे यहां पर एक सेंटेंस देखिए, सी ऑलवेज ऑफर्स समथिंग। अब यहां पर आप देखें, यहां पर आपका ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। आपका ऑलवेज एक अलग वर्ड है। तो जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेन वर्ब है आपका ऑफर और मेन वर्ब के साथ में क्या लगा है, एस, और मेन वर्ब के साथ में एस लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी एजएमआर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, समथिंग, तो समथिंग के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज। अब इसके बाद में फिर आपको लगाना होगा ऑलवेज, तो इज ऑलवेज, फिर आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा ऑफर्ड, ऑफर का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑफर्ड। अब एटसेट्रा वर्ड तो कुछ है नहीं, तो आप बाय के साथ में सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखें तो क्या हो जाएगा, हर। आशा करता हूं कि आपको असर्टिव सेंटेंसेस का, या जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। अगर कमेंट में पॉसिबल नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उस पर्टिकुलर थिंग को एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और विश्वास कीजिए, भले ही लेट हो सकता है लेकिन मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। जैसे कॉमनली कहा जाता है, हमेशा हिंदी में कहा गया है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, राइट। भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से मेरा है, हो सकता है कि मुझे ऑनलाइन क्लास देने में, खासतौर से लाइव क्लास देने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली मैं इसी प्रकार से क्लासेस को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप सभी बच्चे जो खासतौर से 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट को एज ए लैंग्वेज लिया हुआ है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सब्जेक्ट है, या फिर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी चीज़ों का यूज होता है, राइट। मतलब अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अवश्य इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि इस चैनल पे केवल और केवल लैंग्वेज ही नहीं, केवल और केवल ग्रामर ही नहीं, बल्कि मैं आपको लिटरेचर के भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। खास तौर से लिटरेचर में मैं देखो बिल्कुल साफ साफ कहना चाहूँगा, लिटरेचर का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं 9th 10th 11th या 12th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस डालूंगा। लिटरेचर का मतलब है कि जो लिटरेचर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, मतलब बीए इंग्लिश में और एमए इंग्लिश में जो आपको लिटरेचर पढ़ने को मिलता है उससे रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। जो फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं या फिर जितनी भी चीज़ें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर यूजफुल होती है उनसे रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो इतना लास्ट में कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की लिंक दूसरे दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें। सी यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू। आप अपना सपोर्ट बनाए रहें तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा। कमेंट अवश्य करें, राइट, लाइक अवश्य करें और अगर पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, सी यू।